हाय सो इस वीडियो में आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट यू शुड नो अबाउट कमर्शियल रियल एस्टेट। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे यू कैन पुट देम इन द कमेंट्स, विल आंसर इट देयर। और ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है बट यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो सबसे पहले आपको कमर्शियल में किस स्टेज में इन्वेस्ट करना है। जब आप अपना घर सॉर्ट कर चुके हैं, फ्यूचर यू माइट एंड यूज के लिए, अपग्रेड के लिए एक रेजिडेंशियल बुक कर चुके हैं, उसके बाद सेकंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी आपको रेजिडेंशियल में ही करनी है, चाहे वो अपार्टमेंट हो या प्लॉट। उसके बाद जब आप अपनी तीसरी इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे तब आपको कमर्शियल एक्सप्लोर करना है। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 15-20 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में से एक या दो प्रोजेक्ट ही होते हैं लेने लायक। लेकिन इस सजेशन को आप मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि कमर्शियल में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे पैरेलल रेंटल से डेली की लाइफस्टाइल में बहुत अपग्रेड आता है। और रेजिडेंशियल में रेंटल आरओआई कम होने के साथ साथ टेनेंट मैनेजमेंट इज ऑल्सो लिटिल डिफिकल्ट, बट येस कमर्शियल इज अ लिटिल ट्रिकी स्पेस। लेकिन इफ यूल टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन यू विल नॉट गो रॉन्ग। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा भी लग सकता है कि बहुत ज्यादा ही इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, बट आई फील दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों को सारी इंफॉर्मेशन से क्लैरिटी आ जाती है और कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो डू लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट्स, उसी से हमें समझ आएगा वर वी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली और नॉट। सो आप कमर्शियल में मेजरली तीन चीजें ले सकते हैं, तीनों की सारी डिटेल्स विद रियल एग्जांपल्स ऑफ रेंटल्स एंड रेट्स से आपको बताने की, समझाने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट कैटेगरी है कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स। अब स्टूडियोज का सबसे अच्छा फायदा यह है कि चाहे रेंट कम आए या ज्यादा आए, रेट कम बढ़े या ज्यादा बढ़े, बट स्टूडियोज की रेंटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है अमंगस्ट ऑल अदर कमर्शियल कैटेगरीज। मतलब स्टूडियोज किराए पे चढ़ेंगे जरूर, उनकी खाली रहने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, एक लिमिटेड बजट में पैरेलल रेंटल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, यू कैन कंसिडर स्टूडियो अपार्टमेंट्स। अब इनकी हाई रेंटेबिलिटी का सिंपल रीजन ये है कि जो भी होटल चेन्स हैं, चाहे 3 स्टार हो या 5 स्टार, हर हॉस्पिटैलिटी कंपनी एसेट लाइट रहना चाहेगी। एक ऑप्शन उनके पास ये है कि वो 400-500 करोड़ की लैंड लें, 100-200 करोड़ बनाने में लगाएं, 4 साल तक वेट भी करें, वर्सेस वो एक बना बनाया होटल डेवलपर से लीज पे ले लें। तो आज की जो भी हॉस्पिटैलिटी चेन्स हैं और जो इन फ्यूचर क्रिएट होंगी इस स्पेस में, इट इज ऑब्वियस दैट दे विल प्रेफर टेकिंग सच कमर्शियल टावर्स ऑन रेंट रादर देन इन्वेस्टिंग हेविली ऑन देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब स्टूडियोज में लेकिन वर्स्ट केस ये हो सकता है कि किसी डेवलपर ने इतना बेकार लेआउट और डिजाइन बनाया और उस डेवलपर का इतना खराब सोशल स्टेटस है कि वो किसी होटल को लीज ही नहीं कर पाया। या ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट ऐसी लोकेशन पे है जहां पे सप्लाई ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा है। लेकिन वर्स्ट केस में अगर डेवलपर किसी होटल चेन को नहीं भी ला पाया, तब भी ओनर्स इजीली इसको खुद से रेंट आउट कर पाते हैं। यूजुअली डेवलपर्स इस तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट्स फुली फर्निश्ड देते हैं जहां पे मूवेबल आइटम्स भी इंक्लूडेड होते हैं। आप इजीली अपना स्टूडियो अपार्टमेंट एयरबीएनबी ऑपरेट करने वाले, डेली रेंटल्स ऑपरेट करने वाले कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, ऑपरेटर्स को दे सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपको ऐसे मल्टीपल एग्जांपल्स नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में पता होंगे। सो इन शॉर्ट कमर्शियल स्टूडियोज की रेंटेबिलिटी इज वेरी हाई। अब आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल से रेंटल्स और रेट्स का आइडिया देते हैं। सेक्टर 135 नोएडा में एसोटेक की जो आईटी डेवलपमेंट है, उसमें डेवलपर है एसोटेक, जिसने लीज के लिए अपॉइंट किया है सैंडल स्वीट्स को। और सैंडल स्वीट्स ने वो लीज करा हुआ है पूरा स्टूडियो का टावर लेमन ट्री होटल को, जो सक्सेसफुली वहां पे ऑपरेशनल है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर रेंटल का जो मॉडल है वो रेवेन्यू शेयरिंग है। आपको एग्जैक्ट बताते हैं हाउ दिस मॉडल वर्क्स। सो सैंडल स्वीट्स में सारे स्टूडियोज मिला के अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख स्क्वायर फीट एरिया है। एक ऑडिटर, एक सीए फर्म सारे ओनर्स को हर महीने एक सेल्स रिपोर्ट भेजती है। सैंडल स्वीट्स में मंथली रेवेन्यू अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 करोड़ की रेंज में रहता है। और मैं सिर्फ रूम रेंट रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, एडिशनली बैंक्वेट से या रेस्टोरेंट से जो कमाई होटल को होती है वो उन्हीं की रहती है। सो एग्जाम्पल, इस मंथ का टोटल रूम से रेवेन्यू आया 3 करोड़ रुपए। वैसे होटल इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड इज 70% ऑक्यूपेंसी अक्रॉस द ईयर। सो 3 करोड़ के मंथली रेवेन्यू पे सबसे पहले कटेगा अप्रोक्सीमेटली 10% मैनेजमेंट फीस और सिंकिंग फंड के नाम पे। यानी इस केस में जो सैंडल स्वीट्स है उनकी फीस, क्योंकि यही सब कुछ मैनेज करते हैं। इनफैक्ट लेमन ट्री अगर इन फ्यूचर छोड़ के जाना चाहेगा तो नए होटल चेन को लाने की जिम्मेदारी भी सैंडल स्वीट्स की रहेगी। और सिंकिंग फंड इज यूज्ड फॉर मेजर रिपेयर वर्क्स, जो इस तरह के होटल में खर्चे आते भी रहते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि कभी लिफ्ट चेंज करनी पड़ जाए और सारे ओनर से डेवलपर 1-1 लाख रुपए मांगने जाए। सो 3 करोड़ में 10% की फीस और सिंकिंग फंड कटने के बाद 2 करोड़ 70 लाख का जो रेवेन्यू रह गया, उसका आधा जाएगा ओनर्स को और आधा जाएगा लेमन ट्री होटल को। तो 45% ऑफ 3 करोड़ यानी 1.35 करोड़ का रेंट विच विल बी डिवाइडेड बाय 1.5 लाख स्क्वायर फीट विच इज द टोटल एरिया। तो अप्रॉक्स 90 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंटल आया उस पर्टिकुलर मंथ में। और यूजुअली सैंडल स्वीट्स में ओनर्स को रेंटल्स
इन द रेंज ऑफ 75, 80, 90, 95 रुपए पर स्क्वायर फीट पर मंथ की रेंज में आता है। अब ये तो एग्जांपल हो गया रेवेन्यू शेयर मॉडल का, बट आई ऑल्सो नो फ्यू डेवलपर्स हु आर प्लानिंग टू गिव देयर स्टूडियोज टू होटल एट अ मिनिमम गारंटी ऑफ रेंट एज वेल, कि रेवेन्यू किसी मंथ में कम आए या ज्यादा आए, इतना मिनिमम रेंटल तो टेनेंट को देना ही देना है, प्लस revenue sharing whichever is higher. And obviously negotiation of rental clauses depends on the intent of the developer but majorly on demand versus supply. अब दूसरा आपको एग्जांपल देते हैं गैलेक्सी ब्लू सफायर का इन नोएडा एक्सटेंशन, जहां वो किसी होटल चेन को नहीं लाए और वहां अलग अलग ऑपरेटर्स ने 20, 25, 30 स्टूडियोज रेंट पे ले रखे हैं और वो डेली बेसिस पे उसको रेंट आउट करते हैं। इसमें इनिशियल इन्वेस्टर्स ने अप्रोक्सीमेटली 35-40 लाख रुपए के आसपास में 600 सवा 600 स्क्वायर फीट के स्टूडियोज खरीदे थे, जो आज की तारीख में 85 से 90 लाख की रेंज में रीसेल होते हैं। और यहाँ पे ओनर्स आर गेटिंग रेंटल्स ऑफ ऑलमोस्ट 42, 43, 44 हजार रुपए पर मंथ। अगर आप मेंटेनेंस हटा दें तो अप्रॉक्स 38 से 40 हजार रुपए का मंथली रेंटल। अब आप देखें, अगर आप इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां आप 85 लाख के आसपास इन्वेस्ट करते हैं, चाहे रेडी टू मूव इन की हम बात करें, 40 हजार के आसपास आपको मंथली रेंटल आता है। आपको पता ही है, अगर आप इतनी ही रेंज का कोई अपार्टमेंट रेजिडेंशियल लेंगे तो रेंटल विल बी इन द रेंज ऑफ 18-20 हजार रुपए। और जो 40 हजार का रेंट आ रहा है, आप उसी की लेवरेज से लोन लेके इसी तरह की छोटी रेंटल प्रॉपर्टीज और भी बना सकते हैं। अब स्टूडियोज के कुछ और एस्पेक्ट्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला ये कि कुछ डेवलपर्स ने ऑफिस विद वेट एरिया को स्टूडियोज बता के भी बेचा हुआ है। ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं आईटी स्वीट्स में जहां पे टेक्निकली किसी होटल का आना इम्पॉसिबल है। आईटी स्वीट्स के बारे में कौन से ठीक थे कौन से नहीं थे, इसके बारे में डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सेकंड, जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज में स्टूडियोज में डेली रेंटल्स और एयरबीएनबी चल रहे हैं, आज नहीं तो कल वो सब बंद होंगे ही, विच विल ऑल्सो बेनिफिट दीज कमर्शियल स्टूडियोज। ऑल्सो आप स्टूडियो अपार्टमेंट्स नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में, यमुना एक्सप्रेस वे पे ले सकते हैं। हर जगह रेंटेबिलिटी विल बी हाई क्योंकि होटल्स की रिक्वायरमेंट हर जगह है, बट इट इज ऑब्वियस कि बेसिक डेवलपर प्रोफाइल, प्रोजेक्ट की डिटेल्स और स्पेसिफिकली सप्लाई हैज टू बी चेक। जैसे नोएडा एक्सटेंशन की 130 मीटर रोड पे सेम तरह के प्रोजेक्ट्स की काफी सप्लाई है, तो वहां प्रोजेक्ट की क्वालिटी या डेवलपर की क्वालिटी का एज अगर ना हो तो एटलीस्ट प्राइस का काफी मेजर एज मिले, तभी आपको उस लोकेशन को चूज करना है। और आप में से भी जो लोग नोएडा या ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, आई एम श्योर आपको भी रियलाइज हुआ होगा कि इस पूरी बेल्ट के अंदर डिसेंट होटल चेन्स की बहुत शॉर्टेज है। अब सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ क्विक पॉइंट्स बताएंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला ये कि जो डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को पूरा बेच रहा है, अपने पास कोई भी इन्वेंट्रीज नहीं रख रहा है अपने रेंटल के लिए, ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। और मैं छोटे हाई स्ट्रीट, नेबरहुड, सेक्टर मार्केट्स या सोसाइटी शॉप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहां फ्यूचर में भी उस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस और टेनेंट की क्वालिटी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो डेवलपर 10-20% ही इन्वेंट्रीज अपने पास रखे, क्योंकि वी हैव ऑलवेज सीन दैट जो भी कमर्शियल डेवलपर ने पूरे बेचे हैं, देयर आर हाई चांसेस दैट द डेवलपर लूजेस इंटरेस्ट आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ द पोजेशन। और हमारे सारे सजेशंस इस वीडियो के 2025 और गोइंग फॉरवर्ड की डिमांड और सप्लाई को देखते हुए हैं। सेकंड, आपको ऐसा कमर्शियल ही लेना है जो बिल्डर कमाने के लिए नहीं, उसे चलाने के लिए बना रहा है, और ये इंटेंट, ये नियत आप इजीली चेक कर सकते हैं। वैसे गोइंग फॉरवर्ड हम अपनी वीडियोस में नेगेटिव सेंस में किसी प्रोजेक्ट का या किसी डेवलपर का नाम लेना बंद करना चाहते हैं, लेकिन कई बार आपको समझाने के लिए हमें एग्जांपल्स को बताना पड़ता है। सेक्टर 75 जो इतनी अच्छी लोकेशन है नोएडा की, वहां स्पेक्ट्रम प्रोजेक्ट वैसे आज भी वो सक्सेसफुल नहीं है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, वो कभी और बात करेंगे। बट आने वाले फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट और खराब ही होना है। और ऐसा क्यों है, इसका मैं आपको सिंपल एक ही अगर पॉइंट बताऊं, ऑल्दो 100 रीजंस बता सकता हूं मैं, बट एक रीजन आप देखें, जब आप उस प्रोजेक्ट की बेसमेंट में जाएंगे, लिफ्ट्स को एक्सेस करेंगे, कॉमन वॉशरूम्स में जाएंगे, आपको सारी चीजें खुद ही दिख जाएंगी, आपको बिल्डर की नियत ऐसी दिख जाएगी। थर्ड पॉइंट ये कि आपको स्ट्रिक्टली किसी भी तरह का वर्चुअल कमर्शियल नहीं लेना है, ऐसी कोई भी दुकान या ऑफिस जो वर्स्ट केस में आपको दीवार लग के हैंडओवर नहीं हो सकती। और फोर्थ पॉइंट ये कि एश्योर्ड रिटर्न और लीज गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती, ये गिमिकी स्कीम्स लोग मांगते हैं इसलिए डेवलपर्स लाते हैं, प्राइस को बढ़ा के घटाने वाली बात है। और फिफ्थ पॉइंट ये कि आपको स्टूडियो लेना है, ऑफिस लेना है या दुकान लेना है, ऑल्दो इस वीडियो में आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस टाइम पे तीनों के कौन सा ऑप्शन कौन से शहर में जो भी बेटर अपॉर्चुनिटी होगी आपको वो लेना है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ कमर्शियल यानी ऑफिसेज की। अब ऑफिस आपको मेन नोएडा में ही लेना है, नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा में नहीं लेना है, इनफैक्ट नोएडा एक्सप्रेस वे पे ही लेना है गोइंग फॉरवर्ड। ऑल्सो गुड़गांव इज इक्वली गुड टू बाय ग्रेड ए ऑफिसेज। फ्यू रियली गुड प्रोजेक्ट्स, जैसे रिसेंटली एमआर का आया था एट अ वेरी गुड लोकेशन इन गुड़गांव विद वेरी गुड प्राइसिंग एज वेल। सो ऑफिस आपको शहर की सबसे बेस्ट लोकेशन और बेस्ट प्रोजेक्ट में ही लेना है, ग्रेड ए बिल्डिंग में ही लेना है। अब आपने कई बार ये टर्म सुना होगा ग्रेड ए ऑफिसेज, सो आई विल टेल यू इन ब्रीफ व्हाट आर ग्रेड ए ऑफिसेज और एमएनसीज की क्या रिक्वायरमेंट होती
होती हैं लीज पे लेने से पहले। बीइंग ग्रेड ए डज नॉट मीन बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, इट स्टार्ट्स विद लोकेशन एंड कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। लोकेशन शुड बी प्राइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी। डेवलपिंग एरिया में ग्रेड ए ऑफिस होने का कोई मतलब नहीं है, जैसे साइबर सिटी, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन इन गुड़गांव, नोएडा एक्सप्रेसवे, सेक्टर 62-63 इन नोएडा। एक्सेस टू मेट्रो स्टेशंस एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टाफ ऑफ द कंपनीज टू कम्यूट। प्रोजेक्ट शुड बी क्लोज टू मेन एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज ऑफ द सिटी। आसपास अच्छा रेजिडेंशियल कैचमेंट भी होना चाहिए। अब बिल्डिंग के इंफ्रा की अगर बात करें तो कॉर्पोरेट्स प्रेफर लार्ज और एफिशिएंट फ्लोर प्लेट्स, कॉलम फ्री एरियाज हो, 20-25 हजार स्क्वायर फीट की फ्लोर प्लेट हो मिनिमम। बिल्डिंग का डिजाइन भी अगर सिंपल, मिनिमलिस्ट हो, मॉडर्न, एस्थेटिक हो तो बेटर है। फ्लोर के एक ही एरिया में, चाहे सेंट्रल में चाहे एक कॉर्नर में, सारी स्टेयर्स, लिफ्ट्स, सर्विसेज एक साथ हो और बाकी एरिया के अंदर अच्छा बड़ा फ्लोर प्लेट हो जिसमें ग्लासेस हो। मिनिमम 1 कार पर 1000 स्क्वायर फीट का पार्किंग रेशियो हो। विजिटर पार्किंग के लिए भी अच्छा बड़ा स्पेस हो। फ्लोर प्लेट के अकॉर्डिंग लिफ्ट्स भी सफिशिएंट हो। और इसमें भी कैच रहता है, कई डेवलपर कम ऑफिस पे ज्यादा लिफ्ट्स क्लेम करते हैं, बट इवेंचुअली इट इज कनेक्टेड कि फ्लोर प्लेट कितनी है और ऑफिसेज छोटे हैं या बड़े हैं। नई बिल्डिंग्स में एटलीस्ट 1500 से 2000 स्क्वायर फीट के स्पेस में एक लिफ्ट होनी चाहिए। और अब तो इस तरह के आईटी कैंपस में सिर्फ रिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां कॉफी शॉप्स, कैफेज और बैंक्स हो, उसके साथ जिम्स, रिक्रिएशनल एरिया, इनफैक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ डे केयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस तरह की ऑफिस डेवलपमेंट्स में। और बड़ी कॉर्पोरेट्स आईजीबीसी सर्टिफाइड, लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग्स को ज्यादा प्रेफर करती हैं। और इसका रीजन है कि ग्लोबल एमएनसीज का इंटरनली कार्बन एमिशंस का गोल होता है, इनको रिपोर्ट करना होता है हर साल की इनकी वजह से कितना एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ, इंक्लूडिंग फ्रॉम देयर लीज्ड ऑफिस स्पेसेस। और इसके अलावा भी रीजंस हैं, इस तरह की बिल्डिंग्स में एनर्जी कंजम्पशंस कम होते हैं, वाटर वेस्टेज कम होता है, तो बिल्डिंग की मेंटेनेंस भी कम रहती है। बट मेन रीजन इस तरह की कॉर्पोरेट्स का ब्रांड पोजीशनिंग भी रहता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि ये बस प्लैटिनम या गोल्ड सर्टिफाइड बिल्डिंग्स ही यूज करते हैं। अब आपको ऑफिस ऐसे ही डेवलपर के साथ लेना है जिसको इसी तरह की बिल्डिंग बनाने का, डिलीवर करने का, अच्छा लीज करने का, मेंटेन करने का एक्सपीरियंस पास्ट में हो। बस मार्केट में एक दो ऐसे एक्सेप्शन जरूर हैं जिन डेवलपर्स का पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है, स्टिल दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और इस तरह के ऑफिस डेवलपमेंट्स में डेवलपर्स अननेसेसरी कई बार कॉन्सेप्ट सेलिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहुत ज्यादा फैंसी, आड़ी टेढ़ी बिल्डिंग्स एमएनसीज को नहीं चाहिए। एक डेवलपर तो मुझे लगता है एआई से इमेज जनरेट करा के प्रमोट कर देते हैं कि ये बिल्डिंग बनाने वाला हूं मैं, बुर्ज खलीफा और मरीना बे सैंड्स यही बनाऊंगा मैं, बिना ये सोचे कि अथॉरिटीज से इस तरह की बिल्डिंग बनाने के क्लियरेंसेज मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, सेफ्टी मेजर्स फॉलो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बस प्रोजेक्ट का वॉक थ्रू वीडियो ही बेचते हैं। आप देखो सारे ग्रेड A++ ऑफिस बिल्डिंग्स जैसे डीएलएफ की हैं, एम्बेसी की है इन सेक्टर 142, बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ आ रहे हैं। मैक्स एस्टेट्स की है सेक्टर 16 में, सेक्टर 129 में, इनफैक्ट एडवेंट और स्काईमार्क जैसी बिल्डिंग्स भी अगर आप देखेंगे। ये सारे एग्जांपल्स इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि ये सिंपल, मॉडर्न और एफिशिएंट बिल्डिंग्स हैं। और ऑफिसेज भी आप दो तरह के खरीद सकते हैं, एक आईटी कैंपस सेटअप वाले, दूसरे कमर्शियल लैंड के ऊपर ऑफिसेज जहां नीचे दुकानें ऊपर ऑफिसेज होते हैं। और टेनेंट्स कॉर्पोरेट्स भी हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी हैं। बट इस पॉइंट को डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब आपका एज एन इन्वेस्टर टू द डेवलपर दो तरह का लीज एग्रीमेंट हो सकता है अगर आप ऑफिस खरीदते हैं तो। पहला ये कि आपने ऐसा ऑफिस खरीदा जिसका लीजिंग राइट ओनर के पास है, इसमें आपका कंट्रोल ज्यादा होता है, आप खुद भी यूज कर सकते हैं, आपकी डिपेंडेंसी डेवलपर पे नहीं होती। फ्यूचर में आपको कुछ बिजनेस करना है तो आपको बैक ऑफ द माइंड पता है कि आपके पास एक ऑफिस इस तरह का है। बट अगर आप प्योरली इन्वेस्टमेंट और रेंटल्स के लिए ले रहे हैं, स्पेसिफिकली 4-5 हजार स्क्वायर फीट से छोटा ऑफिस ले रहे हैं, तो इट इज बेटर जहां लीज डेवलपर ही करे। बट अगेन यूनिट शुड बी लॉकेबल इन केस डेवलपर भाग गया या बहुत अच्छा लीज नहीं कर पाया तो हैंडओवर आपको हो सके वो स्पेस। अब हम आपको रेंटल्स का थोड़ा आइडिया देते हैं। एडवेंट इन सेक्टर 142 रेंटल्स आर इन द रेंज ऑफ 75 to 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट, रेट्स आर इन द रेंज ऑफ 14 to 15,000 रुपीज अ फुट। एसोटेक इन सेक्टर 135 रेंटल्स आर 65 रुपीज अ फुट। स्टेलर इन सेक्टर 142 हैज मेड अ न्यू बिल्डिंग, दे आर कमांडिंग ऑलमोस्ट 90 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तिरुपति एकेसी एक बिल्डिंग है नियर एमिटी यूनिवर्सिटी जहां M3M और स्मार्ट वर्ल्ड का भी ऑफिस है। वो बेसिक बिल्डिंग है बट ड्यू टू इट्स लोकेशन वहां भी रेंट्स आर अप्रॉक्स 90 रुपीज अ फुट। रेंटल्स इन स्काईमार्क इन सेक्टर 98 इज ऑलमोस्ट 100 रुपीज अ फुट और ये रेंटल्स फर्निश्ड ऑफिसेस के हैं। अब आपको थोड़ा और एसोटेक सेक्टर 135 वाले प्रोजेक्ट से थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रोजेक्ट में एक टावर है जिसमें होटल आ गया, एक ऑफिस का टावर है लॉकेबल विद लीजिंग राइट विद ओनर जहां 65 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास का रेंट है, 11-11.5 हजार पर स्क्वायर फीट का रेट है। एक टावर है लॉकेबल विद लीजिंग राइट विद द डेवलपर जिस पूरे टावर को उन्होंने टीसीएस को चढ़ा दिया है। इस टीसीएस वाले टावर में ओनर से केपेक्स चार्ज नहीं किया था, जिसमें ऑलमोस्ट 40 रुपीज पर स्क्वायर फीट का नेट रेंटल ओनर्स को मिलता है। रीसेल का रेट इज इन द रेंज ऑफ
8 साढ़े 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब जहां लॉकेबल ऑफिस विद लीजिंग राइट विद ओनर है, वहां जैसा आपको बताया कि फायदा यह है कि आपका कंट्रोल ज्यादा है, आप खुद भी यूज कर सकते हैं, बट यहां लिक्विडिटी भी कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है अगर वो बिल्डिंग सक्सेसफुल है, क्योंकि उसे सिर्फ इन्वेस्टर नहीं कोई एंड यूजर भी खरीद लेता है। बट प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर आपने 1500 स्क्वायर फीट का ऑफिस लिया, आपके टेनेंट ने आपसे 20 लाख रुपए इंटीरियर्स में लगवा दिए। अब 1500 स्क्वायर फीट का टेनेंट कोई स्मॉल या मिड स्केल बिजनेस ही होगा जो आपसे 9 साल का एग्रीमेंट तो रेंट का करेगा नहीं। अब लेट्स से वो टेनेंट साल 2 साल बाद अगर छोड़ के चला गया, तो आपको दूसरा टेनेंट शायद ऐसा मिले जो लेआउट अपने हिसाब से चेंज करवाए आपसे, आप दोबारा 10 लाख रुपए तो इंटीरियर्स में इन्वेस्ट नहीं करोगे। और ऐसा टेनेंट जिसको एग्जैक्ट वैसा ही लेआउट वैसा इंटीरियर्स चाहिए जो आपने कराया था लास्ट टेनेंट के लिए, उसको ढूंढने में आपको 6 महीने लग गए। तो इस 6 महीने तक ना तो आपको रेंट आया, प्लस आपकी जेब से मेंटेनेंस भी चला गया। बस ये एक प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं, लेकिन इसका भी एक ईजी सोल्यूशन होता है, जिसको भी अगेन हम आगे किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये कुछ वीडियोस में आगे पॉइंट्स बताने के लिए हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट वीडियो और ज्यादा लंबा ना हो। अब इस तरह की ऑफिस बिल्डिंग्स में जहां पे डेवलपर बहुत अच्छे टेनेंट्स, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट्स को नहीं ला पाया, और उसी बिल्डिंग में आपके पास ऐसा स्पेस है जो लॉकेबल है, जिसका लीजिंग राइट आपके पास है। जैसे अल्फा थंब के काफी सारे ओनर्स हमें मिलते हैं जो अपने ऑफिस को सेल करना चाहते हैं, बट आपको मैं ये बोलूंगा कि डू नॉट सेल इन डिस्ट्रेस। अगर आपके पास इस बिल्डिंग में या इनफैक्ट इसी तरह के किसी दूसरी बिल्डिंग में 1500 स्क्वायर फीट के आसपास का अगर ऑफिस है, उसे कम रेट में बेचने से अच्छा ये है कि अगर बाकी ओनर्स टेनेंट के लिए बेसिक इंटीरियर्स कराते हैं, आप बढ़िया इंटीरियर्स करवाएं, अच्छा इंटीरियर डिजाइनर रख के डिजाइनर ऑफिस बनवाएं। और उस बिल्डिंग का अगर मार्केट का रेंट 60 रुपए पर स्क्वायर फीट होना चाहिए, आप इनिशियली उसमें 50 रुपए फुट ही मांगे। मतलब आप अपने ऑफिस के इंटीरियर्स में दिमाग और पैसा ज्यादा लगाएं और मार्केट से रेंट कम मांगे, तो आप देखेंगे कि आपका ऑफिस 15 दिन में लीज हो जाएगा। उससे फायदा यह होगा कि आपको 2-3 साल का एक तो ब्रीदिंग टाइम मिल जाएगा, उस दौरान डेवलपर अपनी बिल्डिंग में और भी टेनेंट्स को लेकर आ जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से मजबूती से, अपने सिस्टम से, अपने दिमाग से, अपने कंट्रोल से अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको बनाए रखनी चाहिए। अब थर्ड कैटेगरी ऑफ कमर्शियल है शॉप्स, और शॉप ही एक ऐसी कमर्शियल कैटेगरी है विच कैन टर्न आउट टू बी अ कंप्लीट डिजास्टर एज वेल एज अ मल्टी बैगर। अब डिजास्टर ऐसे कि डेवलपर अगर अच्छा कमर्शियल प्रोजेक्ट लीज नहीं कर पाया, तो ना तो वो आपके खुद यूज करने की, क्योंकि आपको तो कोई बिजनेस करना नहीं है, ना वो किराए पे चढ़ती, ना वो बिकती। अब जैसे ऑफिस में अगर आप मार्केट से कम रेंट ऑफर करेंगे टेनेंट्स को, तो आपको टेनेंट मिल जाएगा, लेकिन दुकान में अगर ग्राउंड फ्लोर का किसी लोकेशन में 200 रुपए फुट रेंट होना चाहिए और आप अपनी दुकान 100 रुपए फुट में देना चाहेंगे, तब भी आपको कोई टेनेंट नहीं मिलेगा अगर वो कमर्शियल नहीं चल पा रहा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि दुकान ही एक ऐसी कैटेगरी है विच कैन टर्न आउट टू बी अ मल्टी बैगर एज वेल, क्योंकि किसी स्टूडियो के प्रोजेक्ट में फॉर एग्जांपल 200 स्टूडियोज है, किसी होटल को लीज है और वो होटल किसी स्पेसिफिक डे फुल है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उस होटल के बाहर 100 लोगों की लाइन लगी होगी कि हमें यहीं स्टे करना है। और ऐसा क्रेज ऑफिस की बिल्डिंग्स में भी रेयरली होता है, बट दुकान के केस में टेनेंट्स का भी और जो लोग शॉपिंग करने आए हैं उनकी लाइन जरूर उस मार्केट के बाहर लग सकती है। ब्रांड्स ये जरूर सोच सकते हैं कि हमें इसी प्रोजेक्ट के अंदर अपनी दुकान खोलनी है, या हमें शॉपिंग के लिए, डाइनिंग के लिए इसी प्रोजेक्ट के अंदर जाना है। दुकान में डिमांड और सप्लाई ज्यादा वर्कआउट कर जाती है, इसलिए रेंटल्स का भी कोई अपर कैप आप नहीं बोल सकते। वैसे ये दिल्ली एनसीआर का बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं डीएलएफ गैलेरिया in phase 4 Gurgaon, where rentals on the ground floor are in the range of 900 to 1200 rupees per square feet per month। क्योंकि वो मार्केट चलती तो बहुत है ही, लेकिन वहां दुकान चलने से, प्रॉफिट आने से बड़ा बेनिफिट वहां टेनेंट्स को वहां प्रेजेंट होने से आ जाता है। आई रिसेंटली मेट समबडी जिन्होंने मिक्स ऑफ 4-5 शॉप्स, टोटल अप्रोक्सीमेटली 3000 स्क्वायर फीट अर्ली 2000s में लिया था डीएलएफ गैलेरिया में, एंड गैलेरिया हैज बीन प्रोमिनेंट एवर सिंस। उनको 3000 स्क्वायर फीट से रेंटल आ रहा है तकरीबन 36-37 लाख रुपए पर मंथ। अब आपको क्या क्या फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन शॉप टर्न आउट टू बी अ मल्टी बैगर एंड नॉट अ डिजास्टर? पहला ये कि आपको दुकान सिर्फ नोएडा एक्सप्रेसवे पे या विश्वकर्मा रोड पे ही लेनी है। इन 2 रोड्स पे कमर्शियल को खराब करने के लिए, पिटने के लिए इनफैक्ट बिल्डर को मेहनत करनी पड़ेगी, जो स्पेक्ट्रम ने की भी है, क्योंकि उसके अपोजिट सेंट्रल 15 है, बेसिक ग्लास फसाड की बिल्डिंग ही बनाई है, आधा अपने पास रखा है, अच्छी लीजिंग करी है। स्पेक्ट्रम ने जो ब्रांड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है विजिबिलिटी, उसी को ब्लॉक कर दिया। बिल्डिंग के फसाड में भी कैसा वो अजीब सा येलो पेंट कर रखा है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर कोई रिटेल, कोई हाई स्ट्रीट लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर का है, तो आपको सैंडविच फ्लोर अवॉइड करना है। आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर या टॉप फ्लोर लेना है, और टॉप फ्लोर भी तब जब वहां पे रेस्टोरेंट्स हो, ओपन टेरेस के कैफेस हो, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे पिटे हुए कमर्शियल के अंदर भी ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर विद रेस्टोरेंट्स ज्यादातर हम फुली देखते हैं।
नेक्स्ट, आपको फर्स्ट टाइम डेवलपर का नहीं लेना है और जो डेवलपर अपना पूरा कमर्शियल बेच रहा है उसका अगेन नहीं लेना है। लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट के साथ साथ लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर यूनिट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 5 फ्लोर का अगर प्रोजेक्ट है उसमें से 20% इन्वेंट्री फ्लोर वाइज सिलेक्ट हो गई कि ग्राउंड और टॉप ही लेना है। उसके बाद भी मैं बोलूंगा कि उस सिलेक्टेड फ्लोर पे भी 40% 50% इन्वेंट्रीज ही लेने लायक होती है। यानी कि आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद भी उस प्रोजेक्ट की भी 10% 15% मैक्सिमम 20% इन्वेंट्री से लेने लायक होती है। और प्रोजेक्ट ऐसी जगह हो जहां मिक्स ऑफ डिफरेंट कैचमेंट हो, रेजिडेंशियल भी हो, आईटी भी हो, कॉलेजेस भी हो, दुकान के आसपास भीड़ हो और जितनी रईस भीड़ होगी उतना अच्छा है क्योंकि उसी तरह के टेनेंट्स आएंगे, उसी तरह के रेंटल्स दे पाएंगे। अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। सेंट्रल 50 इज वन ऑफ द बेस्ट रीसेंट एग्जांपल वेयर ग्राउंड फ्लोर वाज सोल्ड इन द रेंज ऑफ 32-33 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट एंड रीसेल इज अपवर्ड्स ऑफ 60,000 रुपीज अ फुट इन अ मैटर ऑफ 3 years ओनली। और अगर आज कोई फ्रेश लीज होगी ग्राउंड फ्लोर पे तो आई डोंट थिंक एनीथिंग विल बी लेस देन 350 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब प्रोजेक्ट जैसे डिलीवर होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे एडवेंट में भी हुआ जब इनका रिटेल डिलीवर हुआ इन 2021, तब कोविड टाइम चल रहा था। एडवेंट ने वाव मोमोज को दुकान दी लीज पे एट 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट फॉर फर्स्ट ईयर और 10% रेवेन्यू शेयर विच एवर इज हायर। सेकेंड ईयर आप 160-70 रुपए दे दीजिएगा, थर्ड ईयर आप 180-90 रुपए पर स्क्वायर फीट दे दीजिएगा और साथ में रेवेन्यू शेयरिंग भी चल रही है। शुरू में प्रोजेक्ट को भरने के लिए कम रेंटल्स पे देना इज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन आज अगर एडवेंट में कोई दुकान खाली होगी ग्राउंड फ्लोर पे नथिंग विल बी लेस देन 250-350 रुपए पर स्क्वायर फीट। इनफैक्ट एसोटेक का हमने कई बार एग्जांपल दिया इस वीडियो में, इन सेक्टर 135 वहां पे भी रोड फेसिंग ग्राउंड फ्लोर का रेंटल्स 250-240 रुपए पर स्क्वायर फीट तक है। अब बात करते हैं कुछ टॉप फ्लोर के रेस्टोरेंट्स की। नोएडा एक्सप्रेसवे पे इस तरह के टेरेस वाले रेस्टोरेंट्स एफ&बी हब्स हैं एडवेंट में, गुलशन 129 में, स्काई मार्क के अंदर। अब आई डोंट वांट टू साउंड क्लासेस बट जो लोग नोएडा की अच्छी लग्जरी सोसाइटीज में रहते हैं दे डू नॉट प्रेफर गोइंग टू मैक्सिमम ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। और गार्डन गैलेरिया भी नहीं जा सकते, वहां सारे ही बच्चों का क्राउड आता है। बस आप स्काई मार्क में मॉलिक्यूल बोल सकते हैं जहां आप जा सकते हैं। बीपीटीपी इन सेक्टर 94 वहां पे डियाब्लो 18 कम्यून कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स वहां खुले हैं। सो कुछ रिटेल इंटेंशनली महंगे होने चाहिए जिस रिक्वायरमेंट को M3M कलिनन, जेकब, एली साहब यहाँ पे जो F&B का हब खुलेंगे इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। और एडवेंट, गुलशन, स्काई मार्क के अगर हम टॉप फ्लोर के रेस्टोरेंट्स के रेंटल्स की बात करें दे आर इन द रेंज ऑफ 150 से 250 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब जैसे मैंने आपको बताया दुकान में डिमांड और सप्लाई ज्यादा प्ले आउट कर जाती है। अगर किसी को स्काई मार्क में ही रेस्टोरेंट खोलना है, एक रेस्टोरेंट वहां पे खाली हुआ, सारा फुल है, एक रेस्टोरेंट खाली हुआ, अगर वहां पे बिल्डर 250-250 रुपए पर स्क्वायर फीट भी रेंट मांगेगा तो जिसको उसी में खोलना है वो उतना भी रेंट देगा। एक और एग्जांपल है जैसे ASYXP ऑन यमुना एक्सप्रेसवे विच इज एन एक्सेप्शन, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब विद लीजिंग। स्टार्टिंग में सारे ब्रांड्स को फिक्स रेंटल्स की जगह रेवेन्यू शेयरिंग पे बुला रहे हैं और अच्छे 30-40 ब्रांड साइन कर चुके हैं। लेकिन स्टार्टिंग में फिक्स रेंटल्स की जगह सभी ब्रांड्स को रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे ही बुला रहे हैं। जब प्रोजेक्ट डिलीवर होने के बाद 2-3 साल बाद चलने लगेगा तब फिक्स रेंटल्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। एंड अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, आपको वर्चुअल नहीं लेना है। और 32nd एवेन्यू गुड़गांव में भी बिल्डर ने अभी बहुत अच्छा बड़ा फ्रॉड किया है, वो पता भी चल रहा था, इंटेंट पता चल जाती है, वर्चुअल बेच रहे थे, 20-20% कमीशन बांट रहे थे। खैर अब आप एक चीज कमेंट में जरूर बताएं कि जहां इंडिविजुअल कोई सेलर अपनी दुकान सेल कर रहा है जो ऑलरेडी लीज है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट और रेंटल का ROI विल बी इन द रेंज ऑफ 3.5-4.5% एट मैक्स। बट जहां डेवलपर रेडी टू मूव इन लीज्ड कमर्शियल लीज दुकानें बेच रहा है वो आपको 6%, 7%, 8% का फिक्स रेंटल्स दे पा रहा है। ऐसा क्यों है? जो इस क्वेश्चन को समझ चुका है इसका आंसर जानता है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अब वीडियो एंड करने से पहले अभी रिसेंटली कोई पूछ भी रहा था कि इतने महंगे रेंटल्स कौन देगा, इतने ब्रांड्स कैसे आएंगे नोएडा के अंदर, और जो आप बता रहे हैं कि ब्रांड्स आने वाले हैं नोएडा के अंदर, कौन वहां पे शॉपिंग करेगा। एक्चुअल बात यह है कि हम जिस इनकम स्टेटस में होते हैं हमें लगता है कि पूरी दुनिया उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, बट आपको ये मानना पड़ेगा कि हमसे नीचे अगर बहुत लोग हैं तो हमसे ऊपर भी बहुत लोग हैं। अब आप देखें 2 सिनेरियोज हैं और दोनों ही ठीक हैं। जैसे व्हेन आई गो टू ड्रॉप माय सन टू स्कूल आई सी यंग पेरेंट्स गुची वर्साचे में लदे हुए विद कलर कोऑर्डिनेटेड बेल्ट्स एंड शूज सुबह 7:30 बजे बच्चों को छोड़ने आए होते हैं। अब आप उनसे कनेक्ट करें या ना करें लेकिन हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। और दिल्ली में बहुत यंग कपल्स हैं एज इन 30 से 40 साल की एज के जो लाइफ में फ्री कर रखे हैं उनके पेरेंट्स ने। फादर की सदर बाजार या चावड़ी बाजार में पुराना काम है, रेंटल भी बहुत बढ़िया बना रखा है और बच्चे बिल्कुल फ्री कर रखे हैं। साल में 4 बार फॉरेन ट्रिप से भी जाते हैं लेकिन 2 बजे गल्ले पे जरूर जाते हैं। लेकिन उनमें से बहुत लोगों का मुद्दा दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं कैसे अपना स्टेटस बेटर दिखा सकूं,
उसी के बारे में सोचते हैं। वी मेट एग्जैक्टली सेम कस्टमर्स हु आर बाइंग ऑल दीज ब्रांडेड रेजिडेंसीज, के घर पे अपने फादर को बोल रहे हैं कि ऑल माई फ्रेंड्स आर बाइंग, पापा पापा आई वॉन्ट टू बाय जेकब एंड को में फ्लैट। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इस एक्सक्लूसिविटी की रिक्वायरमेंट भी है। मेरी पर्सनल नजर में जेकब या एली साहब में घर होने से बेटर मैक्स 128 है, मैक्स का 105 वाला प्रोजेक्ट आएगा। लेकिन अगर मैं ये मानता हूं कि घर घर की तरह होना चाहिए, ओपननेस, ग्रीनरी होनी चाहिए, लेकिन ये सोच सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन इन ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स में दुकान लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग यहाँ रहेंगे दे आर ऑलवेज रेडी टू पे दैट एक्स्ट्रा प्रीमियम। यही लोग हैं जो 2 लाख 5 लाख रुपए का बैग खरीदते हैं, 40 लाख 50 लाख की घड़ियां खरीदते हैं। अब घड़ी का देखो, जैसे छोटे अंबानी जी के पास एक पटेक फिलिप की वॉच है, वो मून की एग्जैक्ट मूवमेंट और करंट फेज दिखाती है। अब ये किसी के लिए बहुत बड़ी क्राफ्टमैनशिप है और किसी के लिए वेस्टेज ऑफ मनी है। और प्राइस इस घड़ी का 50 करोड़ है, वो भी तब जब कोई सेलर अवेलेबल हो। अब हार्दिक पांड्या पहनते हैं रिचर्ड मिल की 20 करोड़ की घड़ी, और उनको कोई बोले कि हार्दिक भाई आप 20 करोड़ में घड़ी लेने से अच्छा तो धुलेरा में 100 एकड़ जमीन ले लेते। लेकिन आप अंडरस्टैंड करें, दुनिया में आदमी ना प्रॉपर्टी, ना स्टॉक्स, ना घड़ियां खरीदने आया है, अपने आप को खुश करने और अच्छे से लाइफ स्पेंड करने आया है। हर किसी की खुशी डिपेंड करती है कि वो लाइफ के किस स्टेज में है। इसलिए आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करें, पैरेलल रेंटल्स बनाएं, लेकिन एक इन्फॉर्म डिसीजन ले। और देखिए, दुबई वाली बात भी ठीक है, दैट माय ग्रैंडफादर ओड अ कैमल, माय फादर ओड अ कार, आई ड्राइव अ मर्सिडीज, माय सन ड्राइव्स अ लैंड रोवर एंड माय ग्रैंडसन विल ड्राइव अ रॉल्स रॉयस, बट हिज सन विल अगेन राइड अ कैमल। सो फाइनली आई होप इस वीडियो से आपको कमर्शियल रियल एस्टेट को लेके क्लैरिटी मिली होगी। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी वेयर वी कीप शेयरिंग लेटेस्ट अपडेट्स, आवर टेक ऑन न्यू प्रोजेक्ट, रीसेल की डील्स। बट रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मेजर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, बट इवेंचुअली द ओनली ड्राइविंग फोर्स इज द गैप बिटवीन द डिमांड ऑफ वन पर्टिकुलर रियल एस्टेट एसेट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड इट्स सप्लाई। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है, make sure you like this video and subscribe to our channel as well. So that was it for today. We'll see you next time.